Assalamu alaikum. This is the live session for corporate finance class. Nobody joined till now, and I'm waiting for the students. Meanwhile, because I have to share the recording of this live session in the class, I'll just explain कि आज हमने करना क्या क्या है. The first and the foremost thing is that you people basically attempted a quiz on risk and return, and I just checked it before this class. I'll share the correct solutions first of all कि उस quiz को कैसे attempt करना था. उसके बाद if students keep on joining तो हम आहिस्ता आहिस्ता project की जो progress है उसको discuss कर लेंगे. ठीक है? I have assigned you people with some final projects तो उसको भी अभी discuss करते हैं. The first thing is कि many of the students have they have their email IDs being blocked. तो आज बच्चे भी कम हैं. ठीक है? तो इस वजह से as soon as उनके email IDs block हो जाएंगे they can check out the recording of this session in their classrooms. But मैं इसमें सबसे पहले जो है वो quiz को discuss करने लगी हूँ जो मैंने अभी अभी check करके आपको return किया है. ठीक है? You can see the screen. आपको quiz दिख रहा होगा. This was the quiz. So I've included like a collection of different questions in your quiz. Different sections से थे chapter के risk and return के. The first question was one of the question was कि जिसमें आप लोगों ने coefficient of variation calculate करना था. I gave you people with I provided the risk and return of 3 securities, security A, B and C. Expected risk और return उसका given था आपको. आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने थे. कैसे निकालने थे? रिस्क को डिवाइड करना होता है रिटर्न पे, और तीनों सिक्योरिटीज के पहले आप लोगों ने रिस्क और रिटर्न निकालने थे. ठीक है? आई विल शो यू पीपल. आई हैव प्रोवाइडेड द फीडबैक फॉर ऑल द आंसर्स. जो करेक्ट सॉल्यूशंस हैं वो आपको फीडबैक में मैंने रिटर्न किए हैं क्विज़ेस. उसमें आपको फीडबैक के सेक्शन में करेक्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा. ठीक है? सो सिक्योरिटी ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड 6% बाय 10%. ठीक है? सिक्योरिटी ए का रिस्क 6% था और रिटर्न 10% था. मैंने डिवाइड किया तो आई गॉट 0.6. ठीक है? सिक्योरिटी बी को भी मैंने रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न किया तो उसका हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया था 0.77, एंड सिक्योरिटी सी का आया मेरे पास 0.72. सो आई अर्लियर एक्सप्लेन कि जिसका सबसे कम आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है दैट सिक्योरिटी इज टर्म टू बी बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट. व्हाई? बिकॉज उसका जो रिस्क है कंपेयर टू द रिटर्न इज लेसर देन एनी अदर सिक्योरिटी इन द गिवन सेट. ठीक है? जो गिवन 3 सिक्योरिटीज हैं उनमें जिसका सबसे कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा उसके बारे में आप ये लिख सकते हो कि उसका रिस्क कंपेयर टू द रिटर्न इट इज ऑफरिंग इज वे लेसर देन द rest of the 2 securities. जैसे मैंने इंटरप्रिटेशन में लिखा है security A seems better for investment compared to B and C because it has lesser risk compared to the return it is offering. ठीक है? Then moving on, इस तरह के जो क्वेश्चंस अगर पेपर की बात करें तो उसमें भी आ सकते हैं, एंड मे बी 3 सिक्योरिटीज के बजाय 4 या 5 सिक्योरिटीज भी होंगी. तो यू डोंट नीड टू वरी. द फर्स्ट थिंग इज कि सबके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लें, फिर कंपैरिजन करें कि उनमें से सबसे कम किसका है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और इंटरप्रिटेशन अच्छे से 1 to 2 लाइनर डिस्क्रिप्शन जरूर दिया करें. ठीक है? Many of the students I have checked the quizzes के जिन्होंने डिस्क्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन नहीं लिखी थी. तो आई बेसिकली reiterated multiple times कि आप लोगों को फाइनेंस में जब कैलकुलेशंस हम करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन के बगैर इट डजंट मीन एनीथिंग. आप उसको एक्सप्लेन जरूर किया करो. ठीक है? सो द सेकंड क्वेश्चन वाज, मैंने एक ही सिक्योरिटी का रिटर्न और प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और आप लोगों ने उसका एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना था और इंटरप्रेट करना था. बट मे बी इन पेपर्स इफ दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन देयर, तो मे बी मैंने 2 सिक्योरिटीज के रिटर्न और प्रोबेबिलिटीज दी हूँ जैसे आप लोगों को क्लास एक्टिविटीज में भी मैंने करवाया. ठीक है? बिकॉज इट वाज अ क्विज और टाइम भी कम था, तो इस वजह से आई गेव यू पीपल विद ओनली रिस्क रिटर्न्स एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ वन सिक्योरिटी. सो इसमें भी फीडबैक में आप जाकर करेक्ट सॉल्यूशन चेक कर लें. मैंने सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है, जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाना है. लाइक 13 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया, 7% मल्टीप्लाई बाय 30%, और जो मल्टीप्लाई करके आर मल्टीप्लाई बाय पी यानी रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करके जो आंसर्स आते गए थे मैंने वो सारे यहाँ पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये सारे मैंने लिख लिए.
आखिर में हमने इन सबको क्योंकि ऐड करना होता है तो मैंने एक ही स्ट्रिंग बना दिया और उसमें सब में प्लस प्लस लिख दिया। वन ऑफ द आंसर वाज इन नेगेटिव बिकॉज लास्ट जो रिटर्न था वो -2% था, जिस वजह से एक वैल्यू माइनस हो रही है। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंगली आपने माइनस करना है, ये ना हो कि बाय मिस्टेक आप कैलकुलेटर पे सब चीजें ऐड अप कर लो। सो ओनली देन यू विल कम अप विद 7.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी इस सिक्योरिटी का जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% चांस है वो 13% रिटर्न दे दे, 30% चांस है कि वो 7% रिटर्न दे दे, एंड सो ऑन। सो ऑन एवरेज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सिक्योरिटी हमें तकरीबन 7.5% रिटर्न देगी इन फ्यूचर। एंड एक्सपेक्टेड रिस्क सिक्योरिटी का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न आर माइनस आर बार, यानी आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न करते करते जो आंसर्स आते जाते हैं सबसे पहले हम उनका स्क्वायर लेते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती हैं तो इसलिए हमने स्क्वायर लेना होता है। उसके बाद हमने स्क्वायर लेने के बाद हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर्स दिखेंगे वो क्या है कि आर माइनस आर बार और उसका स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करके जो आंसर्स आते हैं 4 वैल्यूज के, मैंने वो लिखे हुए हैं। तो साथ मैंने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है कि हमने इन सारी वैल्यूज को जब एड अप करना है तो आखिर में इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने कन्वर्ट करना है, अदरवाइज वो वेरिएंस रहेगा। सो सब वैल्यूज का एग्रीगेट 0.002725 आया था। अगेन इन कैलकुलेटर इट वाज 2.725 रेज्ड टू पावर -3, जिसको मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है 0.002725। ठीक है, और उसका जब मैंने स्क्वायर रूट लिया या रेज़ टू पावर 0.5 किया तो मेरे पास आ रहा है एक्सपेक्टेड रिस्क या स्टैंडर्ड डेविएशन 5.22%। इंटरप्रिटेशन में मैंने लिख दिया कि द सिक्योरिटीज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 7.5% व्हाइल इट्स रिस्क इज 5.22%। यहाँ तक भी इंटरप्रिटेशन काफ़ी है, काफ़ी बच्चों ने यहाँ तक की हुई थी। देयर इज़ नो नीड टू राइट एनीथिंग एल्स, इट इज़ कंप्लीट अनलेस के दो सिक्योरिटीज़ के जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो तो उनमें कंपैरिजन भी आप कर देते हो कोएफिशिएंट वेरिएशन निकाल के। बट मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी इंटरप्रिटेशन एक्सपेंड की हुई है कि अगर इफ एनी अदर सिक्योरिटी ऑफर्स अस अ लेसर रिस्क एंड अ हायर रिटर्न कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी तो हम उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आप खुद भी यहाँ पे नोटिस करो, अगर कोई और सिक्योरिटी हमें 5.22% से कम रिस्क ऑफर कर रही होगी, 4%, 3%, एनीवेयर लेसर देन दिस रिस्क, तो हम उसमें प्रेफर करेंगे। मोर ओवर अगर कोई और सिक्योरिटी हमें इससे ज्यादा रिटर्न दे रही होगी तो अगेन वी वुड प्रेफर दैट सिक्योरिटी। ठीक है, तो मैंने इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सारा एक्सपेंड किया हुआ है। द लास्ट क्वेश्चन इन द क्विज वाज कि जिसके अंदर आपको पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना था। अगेन इफ यू आर यू बेसिकली रिसीव्ड योर क्विजेस बैक, मैंने रिलीज कर दिए हुए रिजल्ट, उनमें अगर आप फीडबैक खोलो तो मैंने सारा सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ऊपर आपको वेट्स गिवन है, 70% आप अगर ए में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिमेनिंग बी में कर रहे हो, दैट मीन्स 30% बी में कर रहे हो। तो वेट्स को रिटर्न्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 70% मल्टीप्लाई बाय 12%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इज 12%, उसके साथ 70% मल्टीप्लाई करें, एंड 10% जो बी का रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई करें 30% से, वेट ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे सोल्यूशन अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी ए का जो है 8.44% आ रहा है और बी का 3%, दोनों को ऐड किया, पोर्टफोलियो रिटर्न इज 11.4%। ठीक है, सो रिटर्न कैलकुलेट करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब पोर्टफोलियो के केस में। एंड अगर आप मार्क्स की बात करो तो डिवीजन मार्क्स की ऐसी हुई होती है कि रिटर्न कैलकुलेट करने के थोड़े कम मार्क्स होते हैं, रिस्क के ज्यादा मार्क्स होते हैं। सो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, आई असाइंड 1 मार्क फॉर द रिटर्न एंड रिमेनिंग फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क। सो पोर्टफोलियो रिस्क अगर आप देखो तो इट्स अ मोर डिटेल्ड कैलकुलेशन, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, रिस्क ऑफ बोथ सिक्योरिटीज, वेट्स ऑफ बोथ सिक्योरिटीज, और देन वो वाला पार्ट हम या सॉर्ट ऑफ इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं हम। तो इसमें हमें सारी वैल्यूज चाहिए होंगी, वेट्स की भी, रिस्क की भी, और एक नेगेटिव कॉरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है क्वेश्चन के स्टार्ट में 25%, उसको भी आपने यूटिलाइज करना है। सो अगेन लास्ट में सबको ऐड अप करके स्क्वायर रूट लेना है बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने कन्वर्ट करना है इसको। सो पहला चंक यहाँ पे देखें, मैं ये चंक वाइज आपको दिखा देती हूँ। अगेन 3 चंक्स याद रखें ऐसी कैलकुलेशन के। अगेन आई विल बी गिविंग यू पीपल द वैल्यूज फॉर ओनली 2 सिक्योरिटीज, अदरवाइज 3 सिक्योरिटीज के केस में इट वुड बी एन इवन बिगर कैलकुलेशन। तो सिर्फ 2 सिक्योरिटीज के केस में आप लोगों ने कैलकुलेशन ऐसे करनी है। सो द फर्स्ट चंक वाज ए सिक्योरिटी का वेट जो था 70% था, यानी 0.7, 0.7 का स्क्वायर लें तो आपके पास आएगा 0.49। उसको मल्टीप्लाई करना है आपने उसके रिस्क के स्क्वायर के साथ, यानी ए का रिस्क जो है वो ऊपर देखे 8% लिखा है,
मैंने 0.08 का स्क्वायर लिया तो इट गेव मी 0.0064, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली सेक्शन में इसका मल्टीप्लाई होकर आंसर लिखा हुआ है। देन बी का जो वेट था वो 30% था, उसका स्क्वायर लें, और उसके रिस्क का स्क्वायर लें विच वॉज 7%, और दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे। और लास्ट जो तीसरा चंक होता है जिसमें आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो, दोनों के रिस्क, दोनों के वेट्स और नेगेटिव कॉरेलेशन -0.25, ठीक है। क्वेश्चन में -25% लिखा हुआ है, जिसको मैंने लिखा हुआ है -0.25, ठीक है। अब इन सबको आखिर में आपने एड अप किया और स्क्वायर रूट लिया, जिसके बाद आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा होगा 0.05467, जिसको मैंने परसेंटेज में लिख दिया है, ठीक है। नीचे इंटरप्रिटेशन मैंने लिखे हुए, इफ वी इन्वेस्ट या इन्वेस्टिंग 70% इन ए एंड 30% इन बी विल जनरेट अस या इट विल प्रोवाइड अस 11.4% रिटर्न। जो इसका कलेक्टिव रिटर्न है पोर्टफोलियो का वो 11.4% है, while the collective or combined risk would be 5.467%, which is less compared to the individual risks of both securities. यानी अगर 5.46 को देखें या 5.4% जो रिस्क है उसको देखें तो वो दोनों के इंडिविजुअल जो रिस्क हैं उनसे काफी कम है। ए का जो रिस्क था वो 8 था और बी का 7 था। अगर दोनों में हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो विल बी लेफ्ट विद अ कंपैरेटिव लेसर रिस्क, ठीक है, विल बी एक्सपोज टू अ लेसर रिस्क, ठीक है। अब इस चैप्टर में से जब हमारा ये क्विज हुआ था तो इसमें एक सर्टेन हमने पोर्टफोलियो चंक तक का सिलेबस इंक्लूड किया था, रिमेनिंग इज स्टिल लेफ्ट, जिसको मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट हमारा जो क्विज है उसके साथ मैं करूँ। अगेन आई एम नॉट असाइनिंग यू पीपल विद द क्विज एज ऑफ नाउ बिकॉज आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। तो जो इसका रिमेनिंग चंक है अलॉन्ग विद कैपिटल बजटिंग का चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है, तो इनका अब हम क्विज कर लेंगे कमिंग वीक में, मैम आखिर आपको में, मेरा ठीक। मेल मिल गया था, मैंने आपको रात को आपको सेंड कर दिया था उसकी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट यस रिपोर्ट। आई रिसीव्ड इट, जिसकी मैं अभी दूंगी आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट्स देना स्टार्ट कर दूंगी, मैं उसको चेक भी करती जाऊंगी, ठीक है। ठीक है मैम, ओके मैम। सो अब जो एक और चीज है जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है उसके ऊपर आप लोगों ने अभी शायद काम नहीं स्टार्ट किया बिकॉज यू वर प्री ऑक्युपाइड विद योर प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को मैं दिखा देती हूँ। 3 क्वेश्चंस थे कैपिटल बजटिंग के। सो हियर यू गो, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज जिसमें आप लोगों ने सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एआरआर, ठीक है। इसको आप इंटरनेट से चाहे डिस्क्रिप्शन निकालो या स्लाइड से देखो, लेकिन अपने वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन और इसका यूज लिखो, हाउ इट्स यूज। लाइक एनपीवी को पहले लिखो कि इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। वी बेसिकली नीड 2 थिंग्स, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमें चाहिए होती है और फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम ऑफसेट करके एनपीवी निकालते हैं। इफ इट्स पॉजिटिव वी इन्वेस्ट इट इन द प्रोजेक्ट, इफ इट्स नेगेटिव तो हम नहीं इन्वेस्ट करते। सो डिसीजन क्राइटेरिया बताते जाएं हर मेथड का, प्लस उसकी कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा कमेंट करें अपने वर्ड्स में, ठीक है। सो इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए या डेफिनेशंस हो जाएंगी, क्योंकि वी हैव टू प्रैक्टिस दीज डेफिनेशंस एज वेल फॉर एग्जाम्स। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को मैंने एलैबोरेट किया होगा रिकॉर्डिंग के थ्रू भी, बट अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, ठीक है। आई बिलीव मैंने ये रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है। यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग वाज बिकॉज रिकॉर्डिंग में शायद मैंने एनुइटीज को कवर अगर नहीं किया तो मैं उसको बता देती हूँ। एनुइटी में आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी एनुइटीज पढ़ी हुई है और मैं उसको अभी गाइड भी कर देती हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको रिकॉर्डिंग में भी अगर आप देखें, अगर आपको पहले 5 सालों में सेम अमाउंट मिल रही है तो इसके ऊपर आप एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे, कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी एट टाइम 0, ठीक है। यानी 5 ईयर्स तक अगर 1.5 लाख मिल रहा है, इस 1.5 लाख को अमाउंट में इंसर्ट करें और बाकी एन्युटी का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर आप एनपीवी निकाल रहे हो, यूनिट सबमिशन प्रेजेंट वैल्यू, तो 3 मरतबा आपको एन्युटी के फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि पहला जो चंक है 1 to 5 ईयर का, वो आपको डायरेक्ट टाइम 0 पे आपकी वैल्यू दे देगा, कंबाइंड वैल्यू ऑफ 5 ईयर्स और उनकी प्रेजेंट वैल्यू। बट नेक्स्ट अगर चंक की बात करें 6 to 10 ईयर्स वाले की, ठीक है, 1,80,000 की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे यूजिंग एनुइटी, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एनुइटी, और उसमें एनुइटी में आप -n जो है वो -5 ही लोगे, क्योंकि 5 ईयर्स के लिए ये वैल्यू रिपीट हो रही है। बट ये आपको कंबाइंड जो आंसर देगा, ये सेकंड चंक, ये आपको देगा एट टाइम 5, 1 टाइम पीरियड पीछे आपको एक आंसर मिल जाता है ना। जैसे 1 to 5 का आप निकाल रहे थे तो आपको टाइम 0 पे आंसर मिल रहा है, बट 6 to 10 का अगर आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यू विल गेट दी जो सबमिटेड 5 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू वो आपको टाइम 5 पे मिलेगी। 6 से पहले वाला जो ईयर है दैट इज 5, वहां से उस वैल्यू को, बिकॉज इट्स अ सिंगल अमाउंट,
और वो टाइम 5 पे आई हुई है, उसको आप सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू से फिर मजीद डिस्काउंट करोगे टाइम 0 पे लाने के लिए, यानी जिसमें आप अमाउंट को डिवाइड करते हो 1 + i⁻n, ठीक है, और n5 लेके आप उसको डिस्काउंट करोगे. सेम इज द केस विद द एन्युटी विच इज फ्रॉम 11 to 15 ईयर. उसमें भी 5 इयर्स की एन्युटी है. पहले एन्युटी का फॉर्मूला लगाएं, आपको जो आंसर मिलेगा फॉर्मूला से, दैट वुड बी द वैल्यू एट टाइम 10. 11 से पिछला जो साल है या 11 का स्टार्टिंग जो ईयर है, दैट इज द एंड ऑफ 10th ईयर. तो आपको उसके ऊपर एक आंसर मिलेगा जिसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा 10 ईयर्स पे मजीद उस अगेन सिंगल वैल्यू को, टू ब्रिंग इट टू टाइम 0 n10 लेके. ठीक है, अमाउंट जो भी आएगी यहाँ से एन्युटी के फॉर्मूला से, उसको आप डिवाइड करोगे 1 + i⁻10 से. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है ये जो मैं बता रही हूँ? रिकॉर्डिंग में भी मैंने समझाया हुआ है. मैम लाइक अगर हमें ये देखें जैसे 11 से 15 इयर्स का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 11 to 15, जी जी लाइक जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनविटी का तो उसमें जो है आपका 10 भी इंक्लूडेड होगा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे 1 + i⁻n से. हमें जो आंसर मिलता है ना एनविटी के फॉर्मूला में, हम क्योंकि एन तो 5, एनविटी जितने इयर्स के लिए रिपीट हो रही है, हम n-5 लेते हैं. वो ये तो सिर्फ वो कंबाइंड 5 इयर्स की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि वन टाइम पीरियड बैक या ईयर स्टार्ट में टाइम 0 पे जिस तरह हमें वो ले जाता है, यहाँ से वो 11 से 15 वाली वैल्यू को लेकर जाएगा टाइम 10 पे, एक साल पीछे जो वैल्यू होती है. उधर से मजीद हमें वो सिंगल अमाउंट को डिस्काउंट करना पड़ेगा टू ब्रिंग इट टू टाइम 0. ठीक है, ओके 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 ओके. सो इस चीज का बस क्वेश्चन रखना है. ये तो मैंने एनविटीज की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसके बाद वाले जो क्वेश्चन 3 है वो सारे डिफरेंट कैश फ्लोज हैं. इनको आप वही सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से कर सकते हो, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n, और n चेंज करते जाने हैं. प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, और आपने अकॉर्डिंगली उसको कॉस्ट माइनस करनी है फिर आखिर में. अगेन यहाँ पे एक और जो चीज है वो ये है कि इंटरप्रिटेशन हर चीज की प्रोवाइड करनी है. आईआरआर को आप लोग जब इंटरप्रेट करोगे, आईआरआर बिकॉज गिव्स यू अ परसेंटेज, आप आईआरआर वो प्रेफर करते हो जो हायर हो, लाइक यू नीड अ रिटर्न, जो कि किसी प्रोजेक्ट में आप डेफिनेटली आप ऑप्शन वही चूज करते हो जो हायर रिटर्न दे रहा हो. सो इफ योर प्रोजेक्ट्स आईआरआर इज, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे मैंने लिखा हुआ है कि इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल और नॉट इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%. आपकी कॉस्ट जो है वो 9% है, like cost of raising the fund, cost of getting the investment was 9%. ये जो ऊपर इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन लिखी है, सपोज ये आपने कहीं से फंड जनरेट किया हुआ है डिफरेंट सोर्सेज से, और कलेक्टिवली आपको जो उसके ऊपर कॉस्ट पड़ रही है इंटरेस्ट की या और किसी चीज की, वो 9% है. ठीक है, सो अगर आपकी कॉस्ट 9% है और आपका ये प्रोजेक्ट 8% आईआरआर दे रहा हो, तो इज इट एक्सेप्टेबल? ये तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहा. अगर इस क्वेश्चन का आईआरआर आपके पास, वो जो आप इंटरपोलेशन से फाइंड करते हो, वो अगर 8% या 9 से कम ही आ रहा है, ठीक है, तो यू विल इंटरप्रेट इट एज के हम इस प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज इट्स नॉट इवन कवरिंग आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 9% की कॉस्ट ही कवर नहीं कर रहा. ठीक है, सो ये मैंने सिर्फ डिसीजन क्राइटेरिया बताए हुए हैं. इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ये नहीं करना. अक्सर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं कि जी 9% शायद मैंने वो आई दिया हुआ है जो फॉर्मूलाज में पुट होना है, ये वो आई नहीं है, वो तो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है आईआरआर में. दो डिफरेंट रेट्स लेके उसके ऊपर एनपीवीज निकालनी है और उन एनपीवीज को इंटरपोलेट करके आईआरआर फाइंड करना है. ठीक है, उस आईआरआर को आपने कंपेयर करना है क्वेश्चन के अंदर. अगर मैंने 9% कॉस्ट लिखी हुई है विच इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड, तो आप उससे कंपेयर करोगे. इवन यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जो कि आईआरआर हमें लेट्स से 10% या 12% दे रहा है, और आपका ये प्रोजेक्ट अगर आपको उससे लेस आईआरआर दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि हम इसमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जो सेम कॉस्ट के साथ हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है, हम उसको प्रेफर करेंगे. So there are again two ways कि या तो मैंने आईआरआर 1, 2 या 3 प्रोजेक्ट्स के दिए हुए हैं और आपने उससे कंपेयर करना है, या फिर हो सकता है कि मैंने कॉस्ट दी हुई है कि आपको जो फंड रेज करने की कॉस्ट थी वो मैंने परसेंटेज में दी हुई है, आप उससे भी आईआरआर को कंपेयर करके इंटरप्रेट करोगे. ठीक है, अपने आंसर को. एनपीवी का तो आपको सिंपली पता ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है कि उस पर आपने एनपीवी निकालनी और देखना पॉजिटिव आती है या नेगेटिव, और अकॉर्डिंगली आपने इंटरप्रेट कर देना है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है जस्ट लाइक एनपीवी, लेकिन उसमें आप माइनस कॉस्ट नहीं करते बल्कि डिवाइड कर देते हो. इट बेटर कि आप उसमें समेशन प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर देते हो कॉस्ट पे. इफ इट्स ग्रेटर देन 1 तब इन्वेस्ट करते हो, अगर लेस देन 1 है तो आप कहते हो हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे. एंड लास्ट थिंग इज पे बैक पीरियड. देयर इज वन थिंग आई हैवंट गिवन इन द असाइनमेंट, ARR, बिकॉज वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता. इट्स अ वेरी लेमन टेक्निक. स्टिल आपको उसको
प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं उसके आपको करवा दूंगी, आपको पोस्ट कर दूंगी, जिसमें आप क्या करते हो, जस्ट सिंपली सारे ईयर्स के जो कैश फ्लोज हैं उनका एवरेज ले लेना। फॉर इंस्टेंस ये जो 15 ईयर्स पे डिफरेंट कैश फ्लोज हैं इन सबको एड अप करें और 15 पे डिवाइड कर दें, एवरेज जैसे लेते हो। नंबर जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करो, तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज रिटर्न। ठीक है, सो आप ARR जो है उसमें एवरेज रिटर्न और अपनी कॉस्ट जो है उसको कंपेयर कर लेते हो। आपका जो एवरेज आ रहा है उसको डिवाइड करें 1 मिलियन पे, तो यू विल गेट ARR, परसेंटेज में आपको रिटर्न क्या दे रहा है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, बट वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। पे बैक पीरियड में भी टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें जस्ट ये है कि आपकी 1 मिलियन किस ईयर पे जाके रिकवर होता है आपकी 1 मिलियन की अमाउंट। तो उसमें भी आपको सीक्वेंशली सारी वैल्यूज को एड अप करते जाए और देखें कौन सा सारा है जिसमें 1 मिलियन रिकवर हो जाता है। ठीक है, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। ठीक है, और मैंने उसमें एग्जैक्ट निकालने का तरीका बताया हुआ है। आप अगर रिकॉर्डिंग देखो कि जिसके अंदर लास्ट ईयर होता है, जिसके अंदर कहीं मिड में करके आपको अमाउंट रिकवर हो रही है, तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करते हो। इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आज आप पूछ लें, अगर लाइव सेशन में पूछ लें, क्योंकि इस असाइनमेंट तो आपने खुद ही सॉल्व करनी है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आपने सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। एनपीवी के लिए 9% रेट यूज करना है, IRR निकाल के उसको इंटरप्रेट करना है। इफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8.5, हायर IRR आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे इसे 8.5 से, अगर हायर आ रहा है और लेस आ रहा है तो यू विल रिजेक्ट इट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए दोबारा सारी आपको कैलकुलेशन करनी है 12%, सारी समेशन प्रेजेंट वैल्यू, फिर इंटरप्रेट करना है अगर 1 से ग्रेटर है या लेस है। हम कितने चैप्टर्स एंड हमारे रिमेनिंग है पीछे फाइनल्स के लिए? देयर इज वन लास्ट चैप्टर रिमेनिंग, जिसको मैं आज लाइव सेशन में स्टार्ट तो कराने वाली थी, बट स्टिल मैं थोड़ा देख लेती हूँ अगर बच्चों की क्वेरीज हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और एनीथिंग असाइनमेंट से नहीं मैम, रिलेटेड, थोड़ा मैं सा रुक रिकॉर्डिंग जाए। पोस्ट कर दूंगी। थोड़ा रुक मैं जाए। थोड़ा सा ये इस वीक में हम कवर कर लेंगे इस चैप्टर की, 10-12 स्लाइड्स हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है जो लास्ट हमारा चैप्टर है, और उसके अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन है जस्ट, बाकी डिस्क्रिप्टिव है। ओके मैम। मैंने पहले भी शायद बताया था हमारे दो बड़े चैप्टर हैं, कि ये जो कैपिटल बजटिंग है और एक आपका रिस्क और रिटर्न। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे आए हुए हैं, 3 ही हैं, बिकॉज सबके आईडीज जो है ना ब्लॉक हुए हुए हैं और आज कोई बचा नहीं। आई पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मैम क्यों ब्लॉक सेशन। क्यों हुए हुए हैं? आई डोंट नो, वो probably related to fee or something, बट ओके कईयों के बाय मिस्टेक भी बंद हुए हुए हैं और बच्चों ने अभी आज, क्योंकि मंडे था, वर्किंग डे आज था, शायद आज ओपन करवाने हैं। ठीक ओके। है, इस वजह से ये काफी इशू आया हुआ है। सो विल मूव टुवर्ड्स योर क्वेरीज। अगर कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और एनीथिंग के प्रेजेंट कैसे करना है, अगर उसकी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें वन बाय मैम वन। मैम मैंने आपको ना रिपोर्ट सेंड किया था बना के, ठीक है, प्रॉपर लाइक रेशियोज का, हम्म कंपनीज इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उनकी रेशियोज, ठीक है, और साथ एंड पे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। लेकिन जब हम प्रेजेंट करेंगे पावर पॉइंट पे तो लाइक हमें पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के हम्म प्रेजेंट करना पड़ेगा ना? यस, आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है, मैं आपको बताती हूँ स्लाइड्स कैसे बनानी है। यस, दिस वाज योर प्रोजेक्ट, सामान और साथ का मिल गया मुझे। ठीक है, आई चेक इट अकॉर्डिंगली जो भी आपने काम किया हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है मैम। अच्छा, आप सिर्फ उसमें ये करोगे कि एक एक स्लाइड पे सिर्फ अपना कैटेगरी डालते जाएं, जैसे एक स्लाइड पे सिर्फ लिक्विडिटी, एक पे सिर्फ सॉल्वेंसी ठीक है, और कंपैरेटिव रिजल्ट्स डालते जाएं। ठीक है, आप लोगों ने टेबल्स जो बनाए हुए हैं उन्हीं टेबल्स को वहां पे आप कॉपी करके और ले मतलब जाएं, दोनों को कॉपी कंपैरिजन कर पेस्ट दे कर दोनों दें। कंपनीज का। आपकी जो नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, तकरीबन 5, तो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज उनके ऊपर एक एक स्लाइड हो जाए। ठीक है, हम्म। ऐसे आप डालते जाओ, लेकिन यहाँ पे भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपकी रिपोर्ट का पार्ट है, ये तो एनालिसिस की है, बट आप देखें तो आप कंपैरेटिव रिजल्ट्स डालते जाएं दोनों कंपनीज के। कॉलम्स 2 ले लें जिस तरह आपने उसमें रिपोर्ट में भी किया हुआ है। ठीक है मैम। यहाँ पे आप टेबल डालते जाओ, 5 डिफरेंट स्लाइड्स हो जाएंगी, जो कि सिर्फ एनालिसिस, जिसमें सिर्फ वैल्यूज हों, हम्म। इंटरप्रिटेशन स्लाइड्स पे बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ठीक है इंटरप्रिटेशन मैम। आपके अपने रेफरेंस के लिए आपके अपने पास हो सकती है। ठीक स्टार्ट है। में 2 से 3 स्लाइड्स डालें, जिसमें यू मस्ट मेक इट वेरी इंटरेक्टिव। यू कैन इंक्लूड द पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इंट्रो। और लोकेशन और बिल्डिंग की इमेजेस डाल सकते हो बिजनेस के। ठीक है, और उसमें भी इंट्रोडक्शन जो है मेक श्योर थोड़ा ज्यादा जो है उसमें खुद बोलें, ऊपर पैराग्राफ्स ना डाला जी करें जी बहुत ठीक ज्यादा, है। कि कंपनी का आपने कहीं से इंट्रोडक्शन दिया और आप खुद ही उधर से ही रीडिंग कर रहे हो। वो भी अपने रेफरेंस के लिए अपने पास रख लें। यू कैन इंक्लूड 2-3 बुलेट पॉइंट्स कि हम ये चीजें एक्सप्लेन करने लगे हैं। आप हेडिंग ये दे सकते हो एक स्लाइड पे कि जैसे हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताने लगे हैं। सेकंड हेडिंग वुड बी कि ओके हम मैम। प्रोडक्ट डिटेल्स देने लगे हैं। थर्ड है मैनेजमेंट डिटेल्स बता रहे हैं। ठीक है,
ठीक है सो मैम। आप 1 से 2 स्लाइड्स उसके ऊपर इमेजेस उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की और उसके इंट्रोडक्शन की डाल दें। अगेन देयर विल बी 2 कंपनीज, तो दोनों कंपनीज के आप इंट्रोडक्शन डाल लोगे, ठीक है? सही है, ठीक है। देन आप कंपैरेटिव रिजल्ट्स की 5 स्लाइड्स डालें और लास्ट में आप यू नो कंक्लूजन। ओवरऑल, क्योंकि आप हर स्लाइड पे तो कंपैरेटिव इंटरप्रिटेशन दे रहे होगे कि हर रेशो में कौन-सी बेहतर है, ठीक है कौन-सी नहीं है। बट कंक्लूजन में ओवरऑल बताएं कि मैम। ओवरऑल 5 कैटेगरीज का जो हमने एनालिसिस किया है, व्हिच कंपनी यू फाउंड टू बी बेटर, ठीक यू है नो मैम। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी कौन-सी बेहतर थी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी कौन-सी कंपनी बेहतर है, यू नो आप ये भी कह सकते हो कि आखिर में एक कंक्लूसिव रिजल्ट के तौर पे 5 डिफरेंट अगर कैटेगरीज हैं तो वी फाउंड के कंपनी ए जो है वो 4 में उसने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू द कंपनी बी, 4 मैट्रिक्स में, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में, या 3 में किसी एक कंपनी ने आउट परफॉर्म किया दूसरी को, ठीक है? तो ऑलराइट। आप उस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी बेहतर है, ठीक है? ओके मैम। फिर रिकमेंड कर सकते हो, रिकमेंडेशन दे सकते हो कि जिसने नहीं परफॉर्म किया वो कहाँ पे वीक थी, उसका वीक पॉइंट क्या था, वेदर उसकी करंट रेशो जो है या उसने करंट एसेट्स का लेवल अच्छा मेंटेन नहीं किया हुआ तो इस वजह से उसकी लिक्विडिटी की सिचुएशन खराब है, या उसने डेट बहुत ज्यादा लिया हुआ है और उसकी वजह से उसकी सॉल्वेंसी की रेशोज हमारे पास खराब आ रही हैं, मे बी वो इंटरेस्ट अच्छे से कवर नहीं कर पा रही, इंटरेस्ट कवरेज रेशो उनकी नहीं अच्छी, ठीक है? प्रॉफिट ठीक। जनरेट करने की एबिलिटी नहीं अच्छी, ईबीआईटी जो है जिससे आप इंटरेस्ट बाद में आपने पे करना है। देन कैश कन्वर्जन साइकिल पे अच्छा खासा आप कमेंट कर सकते हो कि क्योंकि उससे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी की पता चलती है, तो आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ इट्स कैश कन्वर्जन, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करते करते आप आखिर में कंक्लूजन दे दें। 2 टीम मेंबर्स हैं तो आपस में आप जो भी अपने टर्न्स लेने हैं आप वो कर लें। आई वुड प्रेफर कि जो एक बच्चा स्लाइड लगा के दूसरा उसको बाद में चेंज कर रहा था उस तरह करने के बजाय पहले ही आप डिवाइड कर लो चंक ऑफ स्लाइड्स। एक बच्चा अपनी स्लाइड्स खुद ही प्रेजेंट करे और उसको एक्सप्लेन कर ले, फिर दूसरे की बारी आ जाए वो उसको प्रेजेंट कर दें, ठीक है ठीक है? मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम आप प्रेजेंटेशन डेट्स कब फाइनलाइज करेंगे? इस वीक में हम अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक में हम 2 लाइव सेशन करेंगे और उस इसके दोनों बाद में ही आपकी प्रेजेंटेशंस आई बिलीव उसी हो में। जाएंगी नेक्स्ट वीक ऑलराइट। ऑलराइट मैम। में। एक मंडे को हम लाइव सेशन कर लेंगे और एक आपका सैटरडे को कर लेंगे क्योंकि बीच में आपके और क्लैश ना आ जाए, ठीक ठीक है? है मैम। ठीक है मैम। एक मंडे को हो जाएगा कमिंग वीक में और एक सैटरडे को कमिंग वीक के, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, और किसी की कोई क्वेरी हो? फरीहा? यस। यस मैम। आप ने मुझे ईमेल की थी, आपके साथ मैंने एक टीम मेंबर इंक्लूड किया था मुबशरा। अगर उसने आपके साथ कोई काम नहीं किया या यू नॉट कंफर्टेबल विद हर, तो आप उसको फिर बता दें कि वो अपना सेपरेटली खुद प्रिपेयर कर ले अगर उसने कोई काम आपके साथ पहले नहीं कराया, ठीक है? यस मैम। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू कि आप उसको रिपोर्ट में, क्योंकि उसने काम नहीं किया और अगर वो नहीं भी कर रही और प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपसे कह रही है कि आपके साथ उसने करना है, तो यस अकॉर्डिंगली मैम। उसको मार्क्स भी उसी तरह इफेक्ट होंगे, बट आप उसको कोई चंक ऑफ स्लाइड्स बता दें कि वो अपनी खुद बना ले, ठीक है? जी मैम। क्योंकि हर किसी ने अपनी स्लाइड खुद प्रेजेंट करनी है और वो उसी को जी जी प्रेजेंट कर दे, ठीक जी है? ठीक मैम। ओके। एंड साद मैम साथ साद तो सोमान ये के मेरे साथ ही साथ है है ना ना? जी जी, वो तो कोई मतलब वो तो हो गया मैम। ओके। यस मैम। और कोई बच्चा है नहीं है? सो आपने अपने क्विज चेक किए? मैंने आपको रिटर्न किए हैं, जिन्होंने दिए हुए थे उनके शायद उनको फीडबैक भी मिल गए होंगे, अपने क्विजेस चेक कर लें जो मैंने रिलीज किए रिजल्ट्स। ओके मैम। अच्छा, इस वीक में आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स देते जा रहे हैं, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन ईमेल पे मुझसे पूछ सकते हो आप। और इस वीक में हम एक क्विज कर लेते हैं क्योंकि आपका क्विज पिछले वीक में भी नहीं हुआ। हर वीक में वी आर ऑब्लिगेटेड टू हैव वन क्विज जो कि हमारा पिछले वीक में भी नहीं हुआ, ठीक है? तो क्विज मैं अनाउंस कर दूंगी, इस वीक के एंड पे कर लेंगे या सैटरडे को कर लेंगे। सैटरडे सैटरडे को इज ले फ्री। लीजिएगा मैम। यस, सैटरडे इज फ्री। सो वीकेंड तक आई विल वेट, क्योंकि मैंने तो वैसे डेडलाइन प्रोजेक्ट की इन दिनों की रखी हुई थी, बट वीकेंड तक आई विल वेट फॉर योर प्रोजेक्ट्स जिनके नहीं भी आए हुए, और वीकेंड पे ही हम क्विज कर लेंगे नेक्स्ट सैटरडे, मैम ये वो जो कमिंग सैटरडे। बेसिकली बाकी बाकी कोर्सेज का भी था ना साथ काफी ज्यादा, तो मैम वो आई नो, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इतनी जल्दी। आई नो, तो मैं थोड़ा बहुत लीवरेज तो दे ही रही हूँ, बाकी कोर्सेज में बच्चे सारे मुझसे ही लीवरेज ले रहे हैं। सो आई विल वेट टिल सैटरडे, और ओके। सैटरडे को ही हम क्विज कर लेंगे। आपके क्लास टाइमिंग्स यूजुअली जो होते हैं उसी में 1 बजे के अराउंड हम क्विज रख लेंगे, विच वुड बी फ्रॉम रिमेनिंग चंक ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एंड कैपिटल बजटिंग, ठीक है? ओके मैम। उससे पहले ओके। आपकी असाइनमेंट आ जाएगी मेरे पास जिसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। असाइनमेंट की मैंने क्या डेडलाइन रखी हुई है?
मैम आपने 28th बोला था लेकिन नहीं हो आज पाया। मैंने बोला था, लेकिन आप उसको भी अलोंग विद प्रोजेक्ट इस वीकेंड तक ही दे दें, ठीक है मैम। फ्राइडे और सैटरडे तक इसको सबमिट कराएं, और साथ में फिर आप अपना क्विज की भी आपकी ताकि तैयारी हो जाए। ओके मैम। ठीक है। सो ओके सैटरडे इज मोस्टली, मैं इसको अनाउंसमेंट में डाल देती हूँ, सैटरडे इज द लास्ट डेडलाइन, जिसमें प्रोजेक्ट्स भी आ जाए मेरे पास और ये असाइनमेंट भी आ जाए, प्लस सैटरडे को ही हम क्विज कर लेंगे। उतनी देर तक होपफुली सबके आईडीज भी अनब्लॉक हो जाएंगे। ऑलराइट मैम। ओके देन, और ओके कोई मैम। क्वेरी नहीं है तो विल स्टॉप दिस हियर। आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर अगेन। मैं इसकी थोड़ा सी शक्ल दिखा दूं ताकि आपको एकदम भयानक ना लगे। ओके, इलेक्ट्रीफाइड। सो मैं जो आपको बता रही थी, इट्स द लास्ट चंक जो हमने पढ़ना है, जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन रिकॉल के मैंने असाइनमेंट में जो लिखा हुआ था कि आईआरआर को आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हो कि आपको क्या कॉस्ट पड़ी फंड रेज करने की। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल मींस फंड, ठीक है, चाहे आपने इंटरनल सोर्स से जनरेट किया हुआ है, यानी शेयर्स के थ्रू, प्रेफर्ड शेयर्स के थ्रू, या आपने एक्सटर्नल सोर्स विच इज इंटरेस्ट के पे करके आपने लोन लिया हुआ है। सो आपकी कलेक्टिव जो कॉस्ट है, विच वुड बी के डिविडेंड्स आप कितने पे कर रहे हो, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, डिफरेंट सोर्सेज से जो फंड लिए हुए हैं उनके ऊपर क्या आपको कॉस्ट पड़ रही है, उनको कंबाइन किया जाए तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या आती है, विच इज इन परसेंटेज फॉर्म। आपको इन परसेंटेज फॉर्म क्या कॉस्ट पड़ रही है फंड जनरेट करके। ठीक है, सो हम वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगेन अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, जस्ट लाइक जिस तरह पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते हो, वेट्स को मल्टीप्लाई करते हो आप परसेंटेजेस से, सेम उसी तरह की कैलकुलेशन है ये। सो इसकी मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं अगर दो सोर्सेज हों, सिर्फ शेयर्स और लोन, या फिर तीन सोर्सेज हों के शेयर्स हों, प्रेफर्ड शेयर्स हों और लोन हो। ठीक है, सो इस केस में तीन ये फॉर्मूला है इसका। यहाँ भी अगेन थोड़ा सा आपको शायद समझना है, बट मैं इसकी कैलकुलेशन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं स्लाइड्स में, इनके ऊपर रिकॉर्डिंग डालती हूँ, इनको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, साइड ठीक बाय है। साइड हर स्लाइड के ऊपर सोल्यूशन दिखाती जाऊंगी आपको। ठीक है, ओके मैम। सो राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन आई विल रिकॉर्ड इट। ये जो आपका फर्स्ट चंक है, देन यू विल फाइंड द सेकंड चंक ऑन दिस लीज और लीज की टाइप्स। इट्स ऑल थ्योरी, there is no calculation involved, though there is calculation for amortization of lease which is just like loan की जिस तरह amortization करते हैं, but मैं वो include नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा syllabus हो जाएगा। ठीक है, so इसको हम सिर्फ descriptive के रोल तक ही पढ़ेंगे, इसकी definitions। ठीक है, सो इसको, इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। सो दैट इज इट, हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा इस वीक में। नेक्स्ट वीक में हम प्रेजेंटेशंस कर लेंगे, ठीक। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो विल हैव एन ऑल टुगेदर रिवीजन सेशन हम कर लेंगे एक वीक में, अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन के बाद कोई सेशन बचा। ठीक है, ठीक है मैम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशंस। मैं स्केड्यूल डालती हूँ आपका नेक्स्ट ओके। वीक का, कौन हमारे पास मंडे को करेगा प्रेजेंट और कौन हमारे पास सैटरडे को करेंगे। ठीक है, ओके। ओके। ओके जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।